गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 22 जून 2020 है। दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन। वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है तो इसे पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें दे दें। आईटीबीपी के जवान जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आईटीबीपी जो चीन की सुरक्षा करता है, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? आई रिपीट, आईटीबीपी किस मंत्रालय के तहत आता है? ऑप्शन ए डिफेंस मिनिस्ट्री, बी होम मिनिस्ट्री, सी डायरेक्टली अंडर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत डायरेक्टली आता है, या डी फिनांस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के तहत आता है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के लास्ट में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। इसको पढ़ सकते हो। एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है। रक्षा मंत्री ने सीडीएस के साथ मिलकर के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ मिलकर के इस पर डिसीजन लिया है कि एक्सट्रीम कंडीशन में सेना को इजाज़त दी गई है कि आप गोली चला सकते हैं, हथियार ले जा सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, राइट। तो इसको एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। हालांकि भारत चीन संबंध को लेकर के आज हमारे पास एडिटोरियल है और वहाँ पे एक बार फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंडिया एंड चाइना रिलेशन को लेकर के। फर्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है, डब्ल्यूटीओ में ड्रैगन के मंसूबों पे फिर गया पानी, राइट। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 पॉइंट जानना। पहला तो आपको ये जानना है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। ये देखो, ये है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये जानना। दूसरा आपको इस न्यूज में यह जानना चाहिए कि ये जो स्टेटस है जिसे मार्केट इकोनॉमी स्टेटस कहा गया है, ये क्या है। 2 चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लो कि एक पेन है, एक पेन चीन अपने यहाँ बनाता है और अपने मार्केट में, जो चीन का मार्केट है वहाँ वो 50 रुपये में बेचता है। ऐसी कंडीशन में वो जो है इसको इंडिया भेजता है और इंडिया में जो उसके एक्सपोर्टर रहते हैं उस एक्सपोर्टर को वो सब्सिडी देता है। उसे कहता है कि जाइए इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन मार्केट में जाकर के इस पेन को बेचिए। और इंडिया में सेम पेन जो चीन में पेन 50 रुपये में मिल रहा है, उसी पेन को इंडिया में वो 40 रुपये में मिलता है। 40 रुपये में वो इंडिया को भेजता है, 40 रुपये में इंडिया में बेचता है। तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार देखेगी कि चूंकि ये पेन 50 रुपये में चीन में मिल रहा है और आप इंडिया में भेज रहे हो तो 40 रुपये में भेज रहे हो, तो यहाँ पे सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी 10 रुपये का लगा देगी। यानी आपके मार्केट को मैच करने के लिए जितना नुकसान हो रहा है उसको वो लगा देगी, ताकि भारत का जो लोकल मार्केट हो, लोकल मार्केट सेव हो सके, लोकल मार्केट बच सके। तो इसी को कहा गया है एंटी डंपिंग ड्यूटी। किसी एक देश में जो उत्पादन होता है, किसी एक देश में जो सामान मिलता है, अगर उससे अधिक सस्ता सामान अन्य देश में वो देश भेजता है तो ऐसी कंडीशन में एंटी डंपिंग ड्यूटी करस्पॉन्डिंग सरकार लगा सकती है। तो ये मैटर जो है पिछले 4 वर्ष से चल रहा था। यूरोपीय यूनियन और चीन के बीच में मैटर था मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के। मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस चीन को मिला हुआ था और ऐसी कंडीशन में एंटी डंपिंग ड्यूटी यूरोपीय कंट्री चीन पे नहीं लगा पाते थे, क्योंकि सभी जो है पार्ट है डब्ल्यूटीओ का, और डब्ल्यूटीओ का प्रावधान है कि मार्केट इकोनॉमी स्टेटस का दर्जा किसी देश को मिला हुआ है तो एक तय सीमा तक ही आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते थे। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ ने क्या किया है कि चीन से यह स्टेटस छीन लिया है, मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस चीन से छीन लिया। ऐसी कंडीशन में अब जो है यूरोपीय कंट्री, यूरोपीय यूनियन या यूएसए जो है चीन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। बेसिक आपका ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि आखिर डब्ल्यूटीओ क्या है।
देखो डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ से पहले गेट था। डब्ल्यूटीओ से पहले 1950 के दशक में एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसे गेट कहा गया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, राइट। इस जो संस्था थे, गेट था, गेट में कई दौर की वार्ता हुई और इसके जो अंतिम दौर की वार्ता थी उसे कहा गया उरुग्वे दौर की वार्ता। उरुग्वे दौर की वार्ता, और उरुग्वे दौर की वार्ता के उपरांत मराकेश संधि हुआ था, मराकेश समझौता हुआ था 1995 में, और उसके बाद जो है हमारे पास डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। यानी गेट जो है डब्ल्यूटीओ के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, डब्ल्यूटीओ ने गेट का स्थान ले लिया एक तरह से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्तमान में इसमें 164 देश, 164 कंट्री इसमें है। अंतिम देश इसमें जो है वो अफगानिस्तान बना, जो 2016 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना। इसका जो सर्वोच्च निकाय है वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। उसी में डिसीजन लिया जाता है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है। इसका सर्वोच्च निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डब्ल्यूटीओ के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे चूंकि चर्चा है हमारे पास, पहले तो न्यूज़ का बेसिक समझ लो कि न्यूज़ क्या कहता है। कोरोना संकट काल में भारत बना वैश्विक दवा का केंद्र एससीओ। एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो है महासचिव हैं, इनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। इनका स्टेटमेंट है कि संकट काल के समय में, जिस समय में कोरोना से विश्व जूझ रहा है, जिस समय में पेंडेमिक से, महामारी से विश्व जूझ रहा है, भारत वैश्विक दवा का केंद्र बन गया। तो न्यूज़ तो क्लियर हो गया। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन एससीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एससीओ क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। यूरेशियन मतलब होता है यूरोप और एशिया दोनों को मिला दिया जाए तो यूरेशियन बन जाता है। तो उसका एक आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। देखो अब यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट, 1996 में संघाई 5 नाम का एक संगठन था। 1996 में संघाई 5 नाम का एक संगठन बना, जिसमें 5 देश थे। संघाई 5 मतलब 5 देश। कौन कौन से? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। तो ये 5 देश थे संघाई 5। इसी देश आगे चल कर के यही देश जो है परिणत हुआ एससीओ में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में हुई। यानी 2001 में संघाई 5 को रिप्लेस करके एक संगठन बना एससीओ। 2002 में इसमें हस्ताक्षर हुए और 2003 से ये फाइनली लागू हो गया। इसकी जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है रूसी, और चीनी जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। वर्तमान में जो है इसके देश हैं वो याद रख लेना, ये तो 5 देश हैं ही, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसका सदस्य बना है। इसका पर्यवेक्षक क्या है? पर्यवेक्षक का नाम याद रख लेना, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं। एससीओ की संरचना, एक तो राष्ट्र प्रमुख का बैठक होता है जहां पे भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। एक शासन प्रमुखों का परिषद होता है, एक विदेश मंत्रियों का परिषद होता है, और एक रेट्स पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा। आई रिपीट, रेट्स पे कई बार क्वेश्चन आया। रेट्स मतलब होता है, इसका हिंदी होता है कि क्षेत्रीय
आतंकवाद रोधी संरचना, इसका हेडक्वार्टर है ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका हेडक्वार्टर है। रेड्स का जो पार्ट है किसका, तो एससीओ का पार्ट है, एससीओ का एक अंग है जिसका हेडक्वार्टर है ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी। और फाइनली एससीओ सचिवालय जो है आपको चीन के बीजिंग में। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए एससीओ के रिलेटेड। ओके, कल योगा दिवस था, विश्व योगा दिवस था 21 जून। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। भारत के ही आह्वान पे मनाया गया था, ये उसी का तस्वीर वगैरह है। देखो एडिटोरियल पेज पे हमारे पास इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। राजनीति से संबंधित है, संकुचित राजनीति से संबंधित है, ऐसे कंडीशन में ये सब एडिटोरियल आपको नहीं पढ़ना चाहिए। राजनीति से संबंधित एडिटोरियल आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पे मान लो किसी पार्टी के बारे में दिया है, किसी पार्टी की बड़ाई की गई है या बुराई की गई है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पार्टी की बड़ाई करना बुराई करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो पानी को लेकर के क्या क्या डिस्प्यूट है उस पर कभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पानी के साथ क्या क्या क्राइसिस है। वाटर इंडेक्स, स्ट्रेस इंडेक्स रिपोर्ट आया था, उसका क्या कहना है, नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, उसका क्या कहना है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम इसको लेकर के फिर एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, भारत चीन 2 कदम आगे 2.5 कदम पीछे। जितना हमारी कोशिश होती है हम आगे बढ़ने का, उतना हम पीछे चले जाते हैं। जितना हम प्रयास करते हैं रिलेशन को आगे बढ़ाने का 2 कदम हम अपना रिलेशन आगे बढ़ाते हैं, 2.5 कदम हमको पीछे हटना पड़ता है, राइट। तो भारत की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था, राइटर का कहना है कि जो इनिशिएटिव भारत की तरफ से लिया गया था अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का, एक अच्छा इनिशिएटिव था। 2 कदम हम पीछे चले, लेकिन लद्दाख में गतिरोध के बाद 2.5 कदम हम पीछे आ गए। क्लियर है क्या कहना चाहता है? यानी जो हम कोशिश करते हैं कि वार्ता स्टार्ट करने का, हम कोशिश करते हैं विश्वास में लेने का, लेकिन चीन अविश्वास कर देता है, हमारा रिलेशन फिर पीछे चला जाता है। तो ऐतिहासिक पक्ष दिया गया यहाँ पे, जो है भारत और चीन के बीच में ऐतिहासिक संबंधों की चर्चा की गई है। थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ हम जरूर देखेंगे। देखो भारत और चीन के बीच संबंधों की शुरुआत होती है 1950-51 में। 1950-51 में जहां चीन ने तिब्बत पे अधिकार कर लिया, तिब्बत को हथिया लिया। भारत ने आज तक अपने किसी पड़ोसी देश पे आक्रमण करके उसे इंडिया में नहीं मिलाया, जबकि चीन ने 1950 और 51 में तिब्बत को मिला लिया। तो हमारी सीमा तिब्बत से लगती है, हमारी सीमा चीन से नहीं लगती है। भारत की सीमा चीन से नहीं लगती है, तिब्बत से लगती है। तो ऐसे कंडीशन में जब चीन ने तिब्बत पे अधिकार कर लिया, तो इंडिया की सीमा डायरेक्टली जो है वो तिब्बत से लगना, तिब्बत से जो लगती थी, यानी अब वो चीन से लगना शुरू हो गया। क्लियर है कि हमारी सीमा जो तिब्बत से लगती थी, तिब्बत पे चूंकि चीन ने अधिकार कर लिया, इसलिए हमारी सीमा अब चीन से लगती है। उसके बाद 1954 हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया है। किसके द्वारा? तो भारत की तरफ से नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, और चीन की तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति थे झाओ एनलाई। तो ये दोनों ने एक नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील सिद्धांत पे इन्होंने साइन किया, राइट। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, हमने कोशिश किया रिलेशन को आगे बढ़ाने का। उसके बाद 1959 आता है। 1959 में चीन के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं या लौकिक प्रमुख हैं, जिसका नाम है दलाई लामा, जो आज भी हमारे देश में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो इन्हें भारत ने शरणार्थी बना लिया। भारत ने शरणार्थी का दर्जा दिया, ये भाग करके इंडिया आ गए,
और आपको पता है इंडिया हमेशा शरणार्थी का दर्जा देते रहा है या शरणार्थी को शरण देते रहा है। ऐसी कंडीशन में चीन ने काउंटर किया कि आप इसे हमारे हवाले कर दो। भारत ने कहा है कि चूंकि ये हमारे शरण में आ गया है इसलिए हम आपके हवाले नहीं कर सकते हैं। तो डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। और इसके बाद आता है 1962 का वार, 1962 की लड़ाई। दोनों देश में गंभीर झटका लगा, राइट। भारत का पराजय हुआ, हमें अपना पराजय भी स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद 1976 में फिर दोनों देश में राजनयिक संबंधों की शुरुआत की गई, राइट। दोनों देश के राजनयिक संबंध का या डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत 1976 में फिर से की गई। 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया के लिए चीन का दौरा किया था। फिर 1988 में राजीव गांधी के द्वारा चीन का दौरा किया गया। तो एक बार फिर हमने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। 2018 में भारत और चीन के बीच में वुहान में पहली अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। अनौपचारिक शिखर सम्मेलन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो। अनौपचारिक शिखर सम्मेलन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि औपचारिक शिखर सम्मेलन क्या होता है। मान लो इंडिया और चीन के राष्ट्रपति मिलने वाले हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चीन के राष्ट्रपति। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो है दोनों देश के जो है सचिव मिलते हैं, सेक्रेटरी मिलते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे तो किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो एक प्रारूप पहले से फिक्स होता है कि ये जो वार्ता है ये मान लो हमें करना है ट्रेड को लेकर के, ये वार्ता हमें करना है कि लद्दाख में जो गतिरोध चल रहा है उसको लेकर के करना है। तो एक फिक्स एजेंडा होता है और उसी एजेंडा पे बातचीत होती है, पहले से फिक्स एजेंडा होता है। तो इसे कहा जाता है औपचारिक वार्ता। अनौपचारिक क्या हुआ कि भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्ष मिले, आपस में बातचीत की और बातचीत करने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद उन्होंने मान लो कि दोनों नेता ने आपस में बातचीत किया कि डोकलाम गतिरोध को अब समाप्त कर दिया जाए। तो चीन के भी नेता जो है अपने रक्षा मंत्री को निर्देश देगा कि डोकलाम गतिरोध को समाप्त किया जाए, और भारत के भी नेता अपने रक्षा मंत्री को निर्देश देगा कि डोकलाम गतिरोध को अब समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब वार्ता का प्रारूप फिक्स ना हो, राइट, कि किस टॉपिक पे बातचीत किया जाएगा, और उसे कहा जाता है अनौपचारिक शिखर वार्ता। और 19 में जो है दूसरा अनौपचारिक शिखर वार्ता हुआ था जो चेन्नई में संपन्न हुआ, जो भारत के चेन्नई में संपन्न हुआ। इसलिए चेन्नई का महाबलीपुरम मंदिर, रथ मंदिर, पल्लव वंश का जो है शासन, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता। और 20 में इस वर्ष भारत और चीन के बीच में 70 वर्ष हो गए हैं राजनयिक संबंध को लेकर के, डिप्लोमेटिक संबंध को लेकर के। हमारा वहाँ पे कॉन्सुलेट खुला है, उनका हमारे यहाँ कॉन्सुलेट खुला है। 70 वर्ष भारत जो है सेलिब्रेट कर रहा है चीन के साथ संबंधों को लेकर के। तो ये ऐतिहासिक संदर्भ है, ऐतिहासिक संबंध है भारत और चीन को लेकर के। तो इसी के बारे में इस पर दिया गया। ओके, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट पे भी डिस्कस करता हूँ, हालांकि हमने कई बार किया है। देखो सहयोग के पक्ष कहाँ कहाँ है, भारत और चीन के बीच में सहयोग के पक्ष कहाँ कहाँ हैं कि दोनों देश में अनौपचारिक वार्ता हो रही है। रसिया के अलावा हम सिर्फ और सिर्फ चाइना से अनौपचारिक वार्ता करते हैं। दोनों के बीच में लगभग $100 बिलियन का ट्रेड होने वाला है। भारत और चीन के बीच में लगभग 100 बिलियन का ट्रेड होने वाला है। अभी लगभग 94 के आसपास का ट्रेड होता है एग्जैक्टली। इंडिया की 3 आईटी कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर स्थापित कर रही है चीन में, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में जो सेना के बीच में जो संयुक्त अभ्यास होता है, उसे हैंड इन हैंड नाम दिया गया है, जहां भारत की सेना, भारत की मिलिट्री, चीन की मिलिट्री दोनों एक दूसरे के साथ जो है शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, इक्विपमेंट शेयर करते हैं, टेक्निक शेयर करते हैं।
सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। भारत के 14 सिटी को जो है चीन के साथ सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी चीन की वो सिटी जहां वो चीज़ें अच्छी है उसे इंडिया में इम्प्लांट किया जाएगा, और इंडिया की वो चीज़ें जो अच्छी है उसे चीन में इम्प्लांट किया जाएगा। पर्यावरण के जैसे मुद्दे पर UNFCCC पर, पेरिस क्लाइमेट चेंज पर भारत और चीन मिलकर के काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं कि ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। नेगेटिव पॉइंट भी थोड़ा सुन लो, विवाद के क्या क्या पक्ष हैं। डोकलाम गतिरोध 2017 में हुआ। पेगोंग तोसो मोरिरी विवाद 2019 में हुआ। हाल फिलहाल में लद्दाख में जो विवाद गलवान घाटी को लेकर के हैं, तो ये सारे के सारे विवाद, अरुणाचल प्रदेश का विवाद, ये सारे के सारे विवाद खास करके जो है सीमा विवाद जो है भारत और चीन के बीच में एक बड़ा विवाद रहा है। एनएसजी में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमेशा चीन ने भारत का विरोध किया है, और इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है, अस्थायी सदस्यता है, उसको लेकर के भारत का विरोध चीन ने हमेशा किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बना रहा है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का पार्ट है एक, वो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और भारत को CPEC को लेकर के आपत्ति है क्योंकि CPEC POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न अंग है। इस तरह से भारत की संप्रभुता पे को चुनौती दे रहा है चीन। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पे चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन या बचाव करना कई बार हमने देखा है, और क्वाड को लेकर के भी चीन ने भारत पे आपत्ति की है कि भारत को किसी वैसे ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए जो चीन को घेरने का काम करता है। और ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, भारत जहां लगभग $56 बिलियन का सामान चीन को भेजता है, वहीं चीन इंडिया को भारत जो है लगभग $75 बिलियन का सामान चीन को भेजता है, और चीन इंडिया को महज $18 बिलियन का सामान भेजता है, राइट। तो भारत जहां उल्टा मैंने बोल दिया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि भारत जहां $18 बिलियन का सामान चीन को भेजता है, तो चीन इंडिया को $75 बिलियन का सामान भेजता है। तो इस तरह से हमारा लगभग $57 बिलियन का व्यापार घाटा है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले जो बायकॉट चाइना अभियान की शुरुआत की गई सोनम वांगचुक के द्वारा, तो उन्होंने कहा भी था कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए इंडिया से प्रत्येक वर्ष चीन कमाता है। तो ये सारे के सारे विवाद के पक्ष हैं, हमने कोशिश किया है कि थोड़ा सा डिटेल से आपको बताने का। एक बार इसको पढ़ सकते हो, इसलिए पढ़ सकते हो कि इंपॉर्टेंट घटना जो हुई है पिछले 1 वर्ष में, उसके बारे में थोड़ा सा इस पर चर्चा किया गया है, थोड़ा सा जानकारी दी गई है। देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना है हमें। आत्मनिर्भर भारत के लिए कारोबारी सुगमता की दरकार, CII मतलब क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। सबसे पहले तो ये जानो कि यूपीएससी ने इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा। पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन सा संगठन जारी करता है, तो वो जारी करता है वर्ल्ड बैंक। अब यूपीएससी ने, अगर आप पेपर देखोगे लेटेस्ट 19 का पेपर, 2019 का पेपर, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या क्या कंपोनेंट है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन याद रख लेना आप कि जो हमारी लेटेस्ट रैंकिंग है, 19 में जो रैंकिंग रिलीज हुई है वो 63rd पोजीशन पर हम आ गए, और 18 में जो रिलीज हुआ था उसमें हम 77 पे थे। तो लेटेस्ट रैंकिंग नॉर्मली अगर कोई एग्जामिनेशन पूछेगा, वनडे एग्जाम पूछेगा या स्टेट पीसीएस पूछेगा, तो लेटेस्ट रैंकिंग पूछता है जो 63rd पोजीशन पे हम हैं। इसके 10 पैरामीटर हैं जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 19 में, इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना। ये पैरामीटर है और इसी पैरामीटर के इम्प्रूवमेंट के आधार पे किसी भी देश को रैंकिंग दी जाती है। भारत को 63rd रैंकिंग दी गई है, वो इसी पैरामीटर के इम्प्रूवमेंट के आधार पे दिया गया। पहला है स्टार्टिंग अ बिजनेस, दूसरा डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, सी गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्राप्ति, डी हो गया रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, उसके बाद 5वां हो गया गेटिंग क्रेडिट, छठा हो गया प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर, 7वां पेइंग टैक्सेस, 8वां ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, 9वां हो गया इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, और 10वां हो गया 10th हो गया
रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो भारत सरकार लाया है वो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट था। तो ये 10 का 10 पार्ट है, हमने एक बार डिस्कस कर दिया है, आप इसको जाकर के लिख लेना, याद आपको हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है पहले वो देख लो। पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है कि भारत में व्यवसाय शुरू अधिक आसान बनाया गया, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो रहा, व्यावसायिक प्रमाणीकरण यानी कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, आसानी बनाया गया है। जीएसटी के द्वारा जितना इनडायरेक्ट टैक्स था उसको एक मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया, सिंगल टैक्स बनाया गया जीएसटी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायक है। भारत ने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मुद्रा योजना जैसी पहले प्रारंभ की है, जिसकी सहायता से लोगों को व्यापार करना और व्यापार के लिए पूंजी एकत्र करना आसान हो गया है। और भारत ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी की है, हाल फिलहाल में कॉरपोरेशन टैक्स में कमी किया था सरकार ने 2019 के लास्ट में, अक्टूबर वगैरह के आसपास। नकारात्मक पक्ष क्या है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। अगर आपको मेंस में लिखना होगा पॉजिटिव पॉइंट तो आप लिख दोगे, आप आलोचना कैसे करोगे? तो आलोचना में आप बोलो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग दी जाती है महज 2 सिटी के आधार पर रैंकिंग दिया जाता है। एक तो दिल्ली के आधार पर, भारत का सिर्फ 2 सिटी का वो रिकॉर्ड देखता है वर्ल्ड बैंक, 2 सिटी का इम्प्रूवमेंट देखता है कि इन 10 पैरामीटर पे 2 सिटी ने कितना काम किया है, और उसी 2 सिटी के आधार पे पूरे भारत को रैंकिंग दिया जाता है। दिल्ली और मुंबई के इम्प्रूवमेंट के आधार पे पूरे भारत में रैंकिंग दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ 2 सिटी के आधार पर पूरे भारत को मापना अपने आप में गलत है, इसलिए आप इसकी आलोचना कर सकते हो। एमएसएमई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। 70% से अधिक उद्यमी एक वर्ष में व्यापार चला नहीं पाते हैं। कोई नया कंपनी आता है यानी उसमें 70% जो है एक वर्ष से अधिक वो चल नहीं पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जो है, जितना पीएसयू है, 3 लाख करोड़ से भी अधिक का नुकसान चल रहा है। तो ये सारे के सारे आलोचना में आप लिख सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस की भले ही भारत सरकार बात कर रही है, लेकिन अभी भी कई सारी कमी है। अब इस न्यूज़ में देखो, अब इस न्यूज़ में जो डिस्कशन है कि CII ने बताया कि क्या क्या सरकार को करना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। तो सबसे पहले कहा गया है CII का उपाय कि अच्छे एमएसएमई के लिए स्व प्रमाणन का विकल्प चुने, यानी खुद सेल्फ एटेस्टेड वो कर सके, स्व प्रमाणित कर सके अपने आप को जो अच्छा एमएसएमई है। क्लियर है? सिंगल विंडोज क्लियरेंस सिस्टम, एक ही जगह पे सारे के सारे समाधान हो जाए कंपनी के लिए, ऐसा किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण और पंजीकरण को आसान बनाया जाए। अभी भी बहुत टफ है इंडिया के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण। अगर आप कभी भी लिखोगे कि भारत में व्यापार की क्या क्या समस्या है तो इसको निश्चित तौर पे कोट करना आप, भूमि अधिग्रहण और पंजीकरण को आसान बनाया जाए। श्रम कानून में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अदालत में मुकदमा को सुनने के लिए डिजिटल तौर पे बढ़ावा देना चाहिए। अदालत में इतना मुकदमा है, अदालत के कारण कई लाख करोड़ जो है इंडिया के अदालत के कारण फंसे हुए हैं। अगर ये मुकदमा क्लियर हो जाता है तो सरकार को एटलीस्ट रिवेन्यू की प्राप्ति होगी। और एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास जो है सरकारी में बैंक में फंसा, कोर्ट में फंसा हुआ था, लगभग 7 लाख करोड़ का रिवेन्यू। अगर वो 7 लाख करोड़ रुपए क्लियर हो जाता है कोर्ट के द्वारा तो आप समझ सकते हो कि सरकार को रिवेन्यू की प्राप्ति तो होगी। विवाद को सुलझाने के लिए वैकल्पिक तंत्र की व्यवस्था किया जाना है और एमएसएमई सीधे किसानों से जमीन खरीद सके। ये जो 7 पॉइंट है उसके बारे में आज इस न्यूज़ में दिया हुआ है कि ये 7 पॉइंट सरकार को इम्प्लांट करना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट को लेकर के। तय सीमा पे होगा हरिद्वार में कुंभ का आयोजन। भारत में टोटल 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है। तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले लो। प्रत्येक 12 वर्ष पे कुंभ का आयोजन होता है जिसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है, और 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। तो 4 जगह इंडिया में कुंभ का आयोजन होता है, 4 प्लेस, हरिद्वार
और इलाहाबाद दोनों ही होता है आपको गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार में भी कुंभ होता है, इलाहाबाद में भी कुंभ होता है, दोनों ही गंगा नदी के किनारे होता है। इलाहाबाद में तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम पे होता है, लेकिन हरिद्वार में गंगा के किनारे होता है एग्जैक्टली। इसी तरह से नासिक में कुंभ होता है, और नासिक से ही आपको याद रखना कि नासिक से ही गोदावरी नदी वहीं से निकलती है। तो नासिक से ही गोदावरी नदी निकलती है और वहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है। और चौथा जगह है, फोर्थ प्लेस है, वह है उज्जैन। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है। तो आप ये चारों ही जगह और लोकेशन, खास करके नदी का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी, इलाहाबाद संगम और हरिद्वार गंगा नदी के तट पे कुंभ का आयोजन होता है। इसको एक बार आप पढ़ सकते हो, राइट। ओके, आज हमारे पास इतना ही इंफॉर्मेशन था, इतनी ही न्यूज़ थी। हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP किस मंत्रालय के तहत आता है? तो हमने डिस्कस किया था डिटेल से कि ये सारे के सारे, कहीं भी कंफ्यूज मत करना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत ये नहीं आता है, ये आता है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के तहत। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ITBP होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। चलिए, आज हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।